हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ना केवल एक्सिस बैंक के रिजल्ट के बारे में, बल्कि मैं आपके साथ बात करूंगा कि इसने अकाउंटिंग किस तरीके से की है। दूसरी बात मैं इसके साथ करूंगा कि जो इसके प्रोविजंस हैं, अगर वो एचडीएफसी बैंक के साथ कंपेयर किए जाएं तो कैसे लग रहे हैं आपको। तो यहां पर वास्तव में एक ओवरऑल पिक्चर निकालने की कोशिश करेंगे हम पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, और साथ में स्पेशली मैं इसके साथ एचडीएफसी बैंक की भी बात करूंगा। और पूरे मीडिया के अंदर एक ही बात बोली जा रही है कि एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट है उसमें डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। देखिएगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि जब एचडीएफसी बैंक की बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छे जो है ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और अगर इसकी बात हो रही है तो ईयर ऑन ईयर इसके अंदर क्या बात बोली जा रही है कि डी ग्रोथ है, नो डाउट। लेकिन आप देखिएगा ये पिछले क्वार्टर से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये प्रॉफिट में है, पिछले क्वार्टर में लॉस में था। तो अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। हालांकि देखिएगा, बैंक्स जो है एक कस्टमरी बेसिस पर, यानी कि एक जो उनकी सिस्टम चला आ रहा है उसके हिसाब से वो जनरली ईयर ऑन ईयर देते हैं, जबकि मैं मानता हूं कि यहां पर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर होना चाहिए। तो मैं आपके साथ तीन पहलुओं पर मुख्यतः बात करूंगा एक्सिस बैंक के रिजल्ट के बारे में। एक्सिस बैंक के प्रोविजंस एचडीएफसी बैंक के प्रोविजन से कैसे मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, और तीसरी बात इसकी अकाउंटिंग से संबंधित। तो देखिएगा, इन सभी पहलुओं पर बात करूं मैं सबसे पहले। अब क्या, मैंने इनकी सेगमेंट रिपोर्ट निकाली हुई है, ध्यान से समझिएगा। सेगमेंट रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है कि जहां जहां से इन्होंने पैसा कमाया है तो उसको अलग अलग कैटेगरी में हमने डाल दिया। तो ट्रेजरी है सबसे पहली, जहां पर इनको ब्याज मिला, जहां पर इन्होंने ब्याज कमाया ट्रेजरी के अंदर। तो ट्रेजरी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स इनकी, यानी कि जो ट्रेजरी इनकम्स है जहां पर कि ये जनरली अपनी एसएलआर का पैसा रखते हैं, जो कि स्टैट्यूटरी लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या जो इनके पास सरप्लस फंड्स होते हैं। तो अगर आप यहां पर बात करेंगे इसके अंदर, तो आप एक चीज पाएंगे कि यहां पर जहां पिछले साल था उससे कम हो गया ट्रेजरी के अंदर रेवेन्यू, पिछले क्वार्टर से ज्यादा हो गया। तो मैं पिछले साल से तो बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूं, मैं तो क्वार्टरली बात कर रहा हूं। तो यहां पे इनको इंप्रूवमेंट है देखिएगा ट्रेजरी के अंदर, और वो होनी भी थी। वो सभी लोग जो है ट्रेजरी में पैसा रख रहे हैं, पर कस्टमर को बांटना नहीं चाहता कोई भी प्राइवेट बैंक आज की डेट में। ये देखिएगा यहां पर, ये सेफ्टी पीरियड चल रहा है, यहाँ पे कंपनी अपने आप को सेफ्टी पे ज्यादा गौर कर रही है बजाय कि ग्रोथ के। ये देखिएगा होलसेल बैंकिंग में भी इनकी डी ग्रोथ होगी, कंपनी को तो देना ही नहीं। और इसके अलावा इसके अंदर एलटीआरओ वाला पैसा भी है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो रेपो ऑपरेशंस थी आरबीआई की, वो भी पैसा कॉर्पोरेट के अंदर गया। रिटेल देखिएगा, रिटेल के अंदर इन्होंने कम पैसा बांटा है, और रिटेल तो जनरली मॉल वगैरह में आ ही नहीं रहा था, वो सबके अंदर था रिटेल में जो है डी ग्रोथ। अदर बैंकिंग बिजनेस के अंदर 338। टोटल रेवेन्यू पिछले क्वार्टर से कम आया है, आना भी था, लॉकडाउन था, लेकिन इसके अंदर फिर भी मोटा मोटी क्या होता है, पुराने लोन चल रहे होते हैं तो पुराने लोन का इंटरेस्ट तो आता ही रहता है। आप देखिएगा ट्रेजरी के अंदर इन्होंने जो है 602 करोड़ के प्रॉफिट कमाए हैं, जो पिछली बार ट्रेजरी में इनको लॉस था। उसके बाद कॉर्पोरेट और होलसेल के अंदर इनके लॉस हो गए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यहां पे इन्होंने प्रोविजंस काफी ज्यादा बनाए हुए हैं कॉर्पोरेट के अंदर। रिटेल बैंकिंग के अंदर इन्होंने प्रॉफिट दिखाया नहीं, कि रिटेल में भी इन्होंने प्रोविजंस नहीं बनाए हैं ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, ये अगर आप रिटेल के सेगमेंट में देखिएगा तो प्रोविजंस बनाने के बाद भी इनके पास प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट देखिएगा, आपको बताता हूं कि ये प्रॉफिट जब इनके 16,277 के थे उससे में इनका 740 का प्रॉफिट था। अब क्या, कम का बिजनेस है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है। रीजन ये कि इन्होंने पिछले क्वार्टर में ज्यादा प्रोविजन बना लिया था रिटेल का। इनका पिछले क्वार्टर में रिटेल का ज्यादा प्रोविजन था, जो इस बार प्रोविजन कम है, जिसकी वजह से गेन आपको दिख रहा है। तो ये देखिएगा यहां पर, मुझे इसके अंदर एक ही सबसे अच्छी बात लगी कि बिजनेस तो देखिएगा डी ग्रो कर रहा है, इसमें नो डाउट। और आपका प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से, जबकि मार्च में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मार्च में इन्होंने दब के प्रोविजन बना रखे थे, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गए थे। तो इनको लग रहा था कि भाई लॉस होंगे, और अभी भी इस बैंक ने अच्छे प्रोविजंस बनाए हैं। मैं आपको यही बात आपको बताना चाह रहा हूं। अभी मैं रिजल्ट का एनालिसिस आपको करूंगा, तो उससे पहले मैं आपको इसी मुद्दे पर जो है आपके साथ बात करूंगा। देखिएगा, ये इनकी एसेट्स है, ये एक्सिस बैंक है, ये एक्सिस बैंक की एसेट्स है। तो अगर आप एक्सिस बैंक की बात करेंगे, ये एक्सिस बैंक की एसेट्स है, ये लास्ट क्वार्टर की। ये देखिएगा, इनके पास जो एसेट्स है मोटा मोटी, वो 9,09,000 करोड़ की है। ये देखिएगा, और ये 9,09,000 करोड़ इनके बिजनेस का साइज है, जो इन्होंने लोन्स एंड एडवांस बांट रखे हैं, जिसमें इनकी ट्रेजरी भी है, कॉर्पोरेट होलसेल भी है, रिटेल भी है, अदर बैंकिंग ऑपरेशंस भी है, अनअलोकेटेड भी है। तो मैं इसको रफली 9 लाख करोड़ रुपए मान लेता हूं।
ध्यान से समझिएगा, 9 लाख करोड़। अब इन 9 लाख करोड़ पे इनका प्रोविजंस देखिएगा इन्होंने कितना बनाया हुआ है। मैं प्रोविजंस पे फोकस करूंगा कि अगर इनकी 9 लाख करोड़ की एसेट्स है तो पिछले 2 क्वार्टर में इन्होंने कितना प्रोविजंस मेंटेन किया है इसके ऊपर देखिएगा। ये है प्रोविजंस। 2 क्वार्टर में इन्होंने प्रोविजंस बनाया है 5899 6076। चलो पिछले में तो हो सकता है कि नॉन परफॉर्मिंग का भी बनाया हो, लेकिन इस बार में नॉन परफॉर्मिंग का नहीं, ज़्यादातर कोविड प्रोविजंस है इसमें। 5899 प्लस 6076, क्योंकि अपनी मर्जी थी इस बार तो परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग मैनेजमेंट के अपने हाथ में थी। हालांकि आईसीआईसीआई सॉरी एक्सिस बैंक ने जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उन्होंने काफ़ी प्रोवाइड किया है। तो देखिएगा 11,11975 ये इनके प्रॉफिट है। देखिएगा ये सॉरी ये प्रोविजंस है 11,975, ये 2 क्वार्टर के प्रोविजंस जो इन्होंने बनाए हैं। अब आइएगा मैं दूसरे मुद्दे पे बात करता हूं। तो करीबन करीबन 12,000 करोड़ का प्रोविजन है इनका। अब मैं आपको दूसरी साइड लेके चलता हूं एनालिसिस में। ये देखिएगा, ये स्टेटमेंट है एचडीएफसी बैंक की, राइट। एचडीएफसी बैंक में प्रोविजंस देखिएगा कितने, 3891 और 3784। 3891 3784 कुल मिला लेते हैं, मैं इसको नियर कर लेता हूं 8000। और मोस्टली इसमें मोरेटोरियम भी हुआ है इनका। तो मोरेटोरियम की, अरे इनकी लोन बुक देखिएगा कितनी है। इनकी पूरी जो असेट्स हैं ये देखिएगा, उनसे उनकी 9 लाख थी और इनकी 15 लाख 15,45,103, यानी कि 15,45,103 करोड़। इन्होंने प्रोविजंस कम बनाए हैं, जबकि ये सिचुएशन सबके लिए एक जैसी है जो कोविड के प्रोविजंस की है। अगर आप किसी भी कस्टमर बैंक के कस्टमर हैं, समस्या जो है कस्टमर को एक जैसी है, और कस्टमर की कैटेगरी भी मोर और लेस एक जैसी है। चलो आप थोड़ा बहुत फर्क लगा सकते हैं, लेकिन प्रोविजंस एचडीएफसी बैंक ने तो बनाया ही नहीं। और देखिएगा इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग भी नहीं की जो इन्होंने की है। तो देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके रिजल्ट अच्छे हैं या उसके खराब थे, या लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अच्छे रिजल्ट्स की चर्चा हो रही थी एचडीएफसी बैंक की। पहले दिन शेयर चला है 3-4%, 3%, लेकिन देखिएगा आज जो है वो तेजी के अंदर भी वो शेयर चल क्यों नहीं रहा था। रीजन ये है कि अगर आज आप देखेंगे एफआईज के द्वारा उसकी सेलिंग हुई है, उसके अंदर बड़े प्लेयर्स ने दब के माल बेचा है उस शेयर के अंदर। और रीजन ये है कि वो ऊपर के रेट से करेक्ट होता हुआ है, जबकि पूरी मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। बाकी सारे बैंक के शेयर्स आज आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जा रहा था। तो ध्यान रखिएगा, तो बड़े प्लेयर्स इस बात को जानते हैं कि इस बैंक ने जो है ना तो प्रोविजन के बारे में क्लियरिटी दी और ना ही प्रोविजन जो है सही ढंग से बनाए। और मोरेटोरियम के अंदर भी इनके अंदर जो है जो सूचनाएं हैं वो मार्केट जो है उस पर जो है यकीन नहीं कर रही। तो देखिएगा, मैं आपको यही बता रहा था कि एक सिमिलर टाइप के बैंक्स हैं। देखो नॉन परफॉर्मिंग में तो मानता हूं कि इनका ज्यादा पैसा डूब गया, उनका कम डूब गया, क्योंकि आपके असेट्स क्लासिफिकेशन भी मोर और लेस एक जैसा है। और चलो पिछले क्वार्टर में तो नॉन परफॉर्मिंग था। तो आप ध्यान रखिएगा, तो जो बैंक ज्यादा प्रोविजन आज बना के चल रहे हैं, बेशक से उनके पास आपको आज प्रॉफिट कम नजर आए, प्रॉफिट बेशक से कम नजर आए, उनमें डी ग्रोथ नजर आए, लेकिन आपको सेफ्टी है क्योंकि वो उन्होंने कोविड के प्रोविजन ज्यादा बना रखे हैं। हालांकि इनके प्रोविजंस भी इतने नहीं है कि वो जो समस्या आगे आएगी उसको कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, और वो बात ये है कि अभी बैंकिंग के अंदर पेन है, और ये कंपनी की मैनेजमेंट तक को नहीं पता कि भाई साहब कितना पेन आएगा। किसी को नहीं पता कि अगले 6 महीने में कितना पेन आएगा। पेन ज्यादा हो गया, बैंक वो टूट जाएंगे, राइट। तो ये क्योंकि असेट साइज के अंदर, क्योंकि जो इनकी कैपिटल है ना खुद, लोन्स उसके 7 या 8 टाइम्स तक है। तो अगर वो 7 और 8 टाइम्स में से अगर 5% या 6% पैसा जाता है तो बैंक की बैलेंस शीट वाइप आउट हो जाती है। आप ये समझिएगा बात जो मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपको क्यों बैंकिंग के साथ, देखो पैसा कमाने के लिए और बहुत सारे शेयर्स आपने इन्वेस्ट ही करना है, तो मैं अभी तभी आपको बोल रहा हूं कि बैंकिंग में चाहे कोई भी हो। अब देखिएगा यहाँ पे इनकी इंटरेस्ट इनकम है 16,503 करोड़ थी, अब यहाँ पे 1699 करोड़ है। अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। पिछले से मत देखिएगा, पिछले साल से, क्योंकि पिछले साल से तो बहुत ज्यादा लगेगी आपको। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिएगा। इस पोर्शन के अंदर भी जो इन्होंने इंटरेस्ट कमाया है वो सबसे ज्यादा कमाया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और मैंने बताया भी था ट्रेजरी में इन्होंने पैसा डाला हुआ, तो वहां से पैसा इनके पास आया है।
आरबीआई के पास भी उतना पैसा डाला हुआ है जितना पिछली बार था, उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने, क्योंकि रेपो की भी एडजस्टमेंट्स हैं वहां पे। और अदर इनकम्स जो देखिए सभी बैंकों की कम होती हुई नजर आई है, क्योंकि फुटफॉल था नहीं ब्रांचेस के अंदर, और जो कमीशन या ब्रोकरेज वाली जो ट्रांजेक्शन हैं वो कम होती हुई नजर आई है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जहां 2662 की है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बिजनेस जो है कम होता हुआ नजर आया इस बैंक के अंदर भी। अब बात है यहाँ पर इसके एक्सपेंसेस की। तो इंटरेस्ट जो है देखिएगा, जहां पर कि इंटरेस्ट इनका बढ़ा था, यहाँ पे इनकम बढ़ी है, तो प्रोपेशनेटली इंटरेस्ट जो पेड किया वो भी बढ़ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके सब्सटेंशियली कम हुए हैं। देखिएगा ये, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब ये खर्चे कैसे काटे हैं, जो मुझे भी नहीं पता, कि जो वहाँ 5152 करोड़ के जो खर्चे थे, वहाँ पे 3879 करोड़ के हुए। तो एक्चुअली एक्सपेंसेस करीबन 1200 करोड़ के आसपास कम हुए हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो लगभग तो सेम है, तो एम्प्लॉयज में तो कोई ज़्यादा कट है नहीं, लेकिन जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वहाँ पे कट नजर आया है। उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर्स आपके देखिएगा कम होते हुए नजर आए सब्सटेंशियली, और उसकी वजह से आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम तो आए, क्योंकि अदर इनकम का कंपोनेंट नहीं, अदर इनकम में इनकम नहीं है तो प्रॉफिट तो बढ़ ही नहीं सकता था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब फिर देखिएगा इन्होंने यहाँ पर इस बार फिर 4440 फिर प्रोविजंस बना दिया। तो देखिएगा यहाँ पर जहाँ पर 12,000 का करोड़ का जो है प्रोविजंस है, वहीं आपने देखा एचडीएफसी में इसकी बैलेंस शीट के मुकाबले में 1.5 गुना है। और कोविड सबके लिए सेम है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी एसेट्स के क्लासिफिकेशन की वजह से। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से कंपनियां चीज़ें बता रही हैं या नहीं बता रही हैं, ये अपने दिमाग में रखिएगा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो मैं आपको इसके अंदर जो बात मैंने आपको बताई, और मैंने उस दिन भी बोला था कि प्रोविजंस के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं जो इन बैंकों ने दे रखी है, कि देखिएगा इन्होंने जो प्रोविजंस बनाए, और इनकी और भी अकाउंटिंग के अंदर एक दो चीज़ें और हैं जो इसी क्वार्टर में इनके प्रॉफिट हो सकते थे, इन्होंने इसमें ना करके उसका अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी। नेट प्रॉफिट देखिएगा जो है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो प्रोविजंस ज़्यादा थे इसलिए लॉस हो गया था। अगर आप पिछले क्वार्टर में देखें तो जो है आपको लॉस हो गया था। तो अभी तो यहां पर आप देखिएगा ये जो इनको लॉस हुआ था वो था 7834 का जो प्रोविजन है उसकी वजह से। और अभी यहां पर देखिएगा इनके प्रोविजन ही ज़्यादा हो गए थे पिछली बार, इस बार प्रोविजंस तो कम है, प्रॉफिट है, तो इन्होंने जो है पॉजिटिव प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अब आपको ईपीएस ज़्यादा तो मिलेगी नहीं, क्योंकि प्रोविजंस फिर ज़्यादा है इनके पास। तो जो प्रॉफिट्स हैं इनके, वो तो ईपीएस आप देखिएगा तो अभी 3 रुपीज़ 90 पैसे की इन्होंने दिखाई है, और डाइल्यूटेड 3.89 है। तो अल्टीमेटली जो ईपीएस है वो 4 रुपये आप मान लीजिएगा कंसोलिडेटेड बेसिस पे, मैंने ग्रुप का एक्सिस ग्रुप का पूरा एनालिसिस किया, और 4 क्वार्टर में भी अगर ऐसा आएगा तो 16 रुपये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर सर्टन नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और अभी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मैं सेम को भी मानता हूँ, तो अगर सेम बेसिस पर मानते तो अभी 440 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है। तो अगर 440 के आसपास चले तो ये जो शेयर है ये अभी भी 27.5 की पी रेशियो पे चल रहा है। तो आपको ये तो नहीं लगेगा कि वैल्यूएशन का कंफर्ट है, लेकिन बुक वैल्यू का कंफर्ट है। तो हो सकता है कि क्योंकि मार्केट के अंदर वैसे तो शेयर अब भैया अभी रोज ही चल रहे हैं, चाहे किसी के अच्छे रिजल्ट आए या खराब आए, बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भी कोई बहुत बड़ी जो है वैल्यूएशन है। ब्रोकरेज हाउसेज आपको एक नए नए टारगेट देते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक ये कोविड की प्रॉब्लम है तब तक कि कितना पैसा इनका डूबेगा उस पर सारा दारोमदार है। बिजनेस तो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पैसा बहुत ज़्यादा डूब गया यहाँ पर, और बिजनेस को सेटल करने में दोबारा से सेम लेवल पर लाने में अगर 1 या 1.5 साल का समय लग गया, तो आप ये समझ लीजिएगा करीबन 2 साल आप पीछे हो जाएंगे। एक तो आपका 1 साल की तो प्रॉफिट खा चुकी होगी जो है पूरा सिस्टम, और 1 साल आपको रिवाइव करने में लगे। तो यहां पर जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आप थोड़ा सोच समझ के ही करें। तो अभी देखिएगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो है बहुत चीप वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। हालांकि कंपनी की जो प्रूडेंस है वो मैं मानता हूं कि काफ़ी जो है चीज़ें इन्होंने साफ साफ लिखने की कोशिश की हैं, बताने की कोशिश की है। जैसे इन्होंने देखिएगा यहाँ पर कि ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड का जो भी ये गारंटीज देते थे, तो अप फ्रंट में रिकॉर्ड कर लेते थे, यानी कि तुरंत जैसे किया। अब क्या इन्होंने क्या है उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया कि हर साल के अंदर उसको जो आप अपोर्शनमेंट करेंगे उसका, तो आपने उसको यहाँ पे दिखा दिया। दूसरी बात इन्होंने बोला कि जहां पर भी इनको रेड फ्लैग्ड नजर आया अकाउंट्स के अंदर, हालांकि इनको तो प्रोविजंस बनाने नहीं थे क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग है, लेकिन इन्होंने जो है बना मारा उनका भी प्रोविजंस। भाई साहब अगर हमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है हमने उसका प्रोविजन बना दिया। तो क्योंकि यहाँ पे अभी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स नई तो आनी नहीं थी, क्योंकि जो भी मोरेटोरियम के अंदर है उन पे नया कोई भी प्रोविजंस बनना नहीं है, क्योंकि जो भी आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है उसके अंदर कोई भी नई एनपीए नहीं आएगी। तो बस जो कोविड के अंदर मोरेटोरियम है उसका 10% आपने प्रोविजन बनाना है।
तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जहां पर भी रेड फ्लैग इनको नजर आया वहां पे भी 144 करोड़ का प्रॉफिट आपको यहां पे खत्म होता हुआ नजर आया। इसके अलावा देखिएगा यहां पर कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन बदला, इन्वेस्टमेंट को तो क्लासिफिकेशन बदले, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट आ रहा है, कुछ में लॉस आ रहा है। तो जिनके अंदर इन्होंने डी वैल्यू हुई, यानी कि जिन पे डेप्रिसिएशन लगा है या जिन पे एप्रिसिएशन हुआ है, तो एप्रिसिएशन वाली तो इन्होंने छोड़ दी, वो प्रॉफिट तो लिया नहीं। लेकिन जहां पर भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई क्लासिफिकेशन में, चाहे वो म्यूचुअल फंड में थी या बाकी सिक्योरिटी रिसिप्ट में थी, तो वहां पर भी इनको 209 करोड़ का इन्होंने लॉस दिखाया। अगर ये चाहते तो 209 करोड़ का प्रॉफिट भी इनमें शो कर सकते थे। ये सारी बातें ना देखिएगा दूसरे बैंकों की बैलेंस शीट में नहीं है। तो यहाँ पे एक कंफर्ट है मुझे, मैं आपको बात बता दूं कि चीज़ें जो है अकाउंटिंग के ऊपर आप इसमें रिलाई कर सकते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से चीज़ों को बता रही है, जो कि हमें एचडीएफसी में मैं चाह रहा था कि वो सारी चीज़ें मिले तो ज़्यादा क्लियरिटी आए, लेकिन वो थी नहीं उसके अंदर। और उन्होंने जो एजीएम में भी जो स्पीच दी वो भी जो है मैंने पूरी जो है रीड की, तो वहाँ से भी कुछ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही थी। वहाँ पर भी यही बात बोली गई थी कि ठीक है नई मैनेजमेंट आ जाएगी, हमने आरबीआई को परमिशन के लिए बोल दिया। तो वो कंफर्ट हमें नहीं मिला एचडीएफसी बैंक से। जो हालांकि अब यहाँ पे देखिएगा अगर आप इसको, क्योंकि Q1 के साथ एनालिसिस है जो बैंक ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे लिए क्योंकि Q1 से, लेकिन ये पिछले साल से भी देखिएगा डी ग्रोथ कर रहे हैं। अदर इनकम इनकी 33% गिर गई, फीस इनकम 38% गिर गई, ट्रेडिंग इनकम 25% गिर गई। अगर आप सभी फ्रंट पे देखोगे ना रिजल्ट आपको खराब नजर आएंगे। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात इसके रिजल्ट में एक ही चीज लगती है, देखिएगा नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है, और दूसरी बात इन्होंने प्रोविजन दब के बना रखे हैं। हाँ बिजनेस में प्रॉब्लम है, ये साफ साफ नजर आ रही है, ये बिजनेस में प्रॉब्लम है, ये साफ साफ नजर आ रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। और एनुलाइज भी इन्होंने देखिएगा ईपीएस करके दी है 15.79, जो देखिएगा मैंने भी 16 रुपये ली थी, तो अभी भी यहाँ पर कोई ऐसा बहुत बड़ा कंफर्ट नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी अब आप एनुलाइज करेंगे तो 5.74 है, और आप शेयर्स को 1.5 गुना कीमत पे ले रहे हैं, तो अभी उसमें भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ें ठीक होंगी और ये शेयर्स अगर कभी आपको नीचे की तरफ मिले, देखिएगा मैं आपको ये बता रहा हूँ इस बैंक के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं कब, जब ये शेयर आपको 370 380 के आसपास मिले। क्यों खरीद सकते हैं? क्योंकि देखिएगा ये अकेला ऐसा बैंक है, मैं अभी तक जो एनालिसिस की है उनमें, कि प्रोविजंस बड़े सही बना रखे हैं, यानी कि जो लॉस होने की संभावना है उसको काफी अच्छे से प्रिडिक्ट किया हुआ है। बेशक से दुनिया इनको कहती रही भाई जब तुम्हारा प्रॉफिट गिर गया, ईयर ऑन ईयर खत्म हो गए, तुम क्वार्टर पिछले क्वार्टर में लॉस था, यहां पे प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन इन प्राइसेस पे मुझे कंफर्ट नहीं है अभी भी। और मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, बट मुझे यहां से भी करीबन करीबन अगर ये 370 के आसपास की रेंज में मिले, 360 370 पे, तो वहां पर जो है इसमें रिस्क एंड रिवार्ड जो है इन्वेस्टर के फेवर में आ सकता है। लेकिन अभी जो 440 रुपए की प्राइस है वहां पर शायद कंफर्ट नहीं है। अगर इसी तरीके से देखेंगे तो इन्होंने जो है ग्रोस एनपीए देखिएगा वो काफी ज्यादा है, इनकी 4.72 है, 4.86 थी, अब वो घटनी थी भाई साहब, क्योंकि नई तो आनी नहीं है, पुरानी में से अगर रिकवरी हो गई या आपने किसी को आरएसएल को बेच दी, तो इसमें कोई ऐसा कंफर्ट नहीं है। तो असेट्स क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, और इसमें जो है पुराना केस चलते आ रहे हैं, पुराने जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं। तो ये चीजें बस मुझे यहाँ पे मैं इसके रिजल्ट देख के मुझे जो सबसे अच्छी खुशी हो रही है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट बैंक प्रोविजन कम से कम आपको बना रहा है। और इनके पूरे एनालिसिस में मैंने एक और चीज देखी कि जहां पर एचडीएफसी बैंक ने फोन बैंकिंग नहीं ली थी, मैं आपको बताता हूँ एचडीएफसी बैंक के अंदर मोरेटोरियम ब्रांच में हो नहीं रहा था, फोन बैंकिंग पे था नहीं, इंटरनेट में फैसिलिटी थी नहीं, उनकी एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड की उसके अंदर वो ले नहीं रहे थे, एक लिंक दे रहे थे, लिंक भी फेल हो रहा था, लिंक में भी 4 बार आप करोगे तो वो फेल दिखाएगा, 5वीं बार भी करोगे तो कहेगा जी नहीं इसमें इस अकाउंट में सर्विस ही उपलब्ध नहीं है मोरेटोरियम की। तो इसलिए आपको और जो एचडीएफसी बैंक ने, मुझे ऐसा लगता है कि जो मोरेटोरियम दिखाए हैं, जो मोरेटोरियम लोन, वो जनरली वो लोन्स हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर जिन लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया, उनको फिर इन्होंने सीओ मोटो जो है मोरेटोरियम दिखाया होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। क्योंकि जो इन्होंने मोरेटोरियम के बारे में कुछ भी नहीं बोला, जबकि ये बता रहे कि हाँ जी हमारी मोरेटोरियम की बुक है, और मोरेटोरियम की जो बुक है वो जो है हमारे पास है, और वो एक इनकी भी जो मोरेटोरियम बुक है 15% के राउंड में है। तो प्रोविजंस जो है वहां पर उन्होंने 9% के आसपास बताए हैं। तो ये एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है हमारे को कि कौन चीजें खुल के दिखा रहा है। तो मुझे बस इस बात की खुशी है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके, रिजल्ट तो सभी लोग इसको खराब बताएंगे। अभी देखिएगा 446 रुपीज के प्राइस, आज 12 रुपए चला है शेयर रिजल्ट की उम्मीद में।
तो देखिएगा यहाँ पर अभी भी देखिएगा ये जो शेयर है, अगर कंपनी की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 125,917। लेकिन मैंने इन रिजल्ट के एनालिसिस से एक चीज़ बड़ी अच्छे से जो है यहाँ पे एनालिसिस की कि ये जो बैंक है जब अगर ये नीचे की तरफ मुझे मिलेगा, जहाँ पर कि मुझे कंफर्ट आएगा 360 370 रुपीज़ के आसपास, तो ये आप भी अपनी जो है वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। और ऐसे मौके मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी भी जो है लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चल रही है। तो ये जब आपको अगले क्वार्टर से पहले तक मुझे लगता है कि वहाँ पर मिल जाएगा। और हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया के अंदर इनकी परफॉर्मेंस को दिखाया जा रहा है, मार्केट क्या रिएक्ट करती है वो तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि अभी पिछले 5 दिन में जिस तरीके से मार्केट चल रही है उसके हिसाब से तो रिजल्ट कैसे भी आए शेयर्स ऊपर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो इनके जो बैलेंसेस है, सेविंग वगैरह के जो डिटेल्स दे रखी हैं, तो वहाँ पर इन्होंने ग्रोथ तो की है, लेकिन ये वास्तव में जो ग्रोस एनपी है इनका वो भी 4% से ऊपर है, तो वहाँ पर जो है लोगों को कंफर्ट नहीं आता है। बट फिर मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि प्रोविजंस अगर किसी ने बना रखे हैं, वो लॉस सारा प्रोवाइड कर रखा है, तो आपकी बुक्स में प्रॉफिट तो दिखेगा नहीं। और प्रॉफिट दिखेगा नहीं तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आप 2 3 4 साल के नज़रिए से इस तरीके के बैंक को सही प्राइस में पकड़ लेंगे तो आपको अच्छी जो है ग्रोथ की उम्मीद रह सकती है। लेकिन अभी मैं बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल बेरिश हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगले 3 या 4 महीने में क्या होगा। तो आप जो भी निवेश करें अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही करें। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।